हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन कुमार काबिल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत में यूरोपियों का आगमन, उससे आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली शुरुआत से लेकर के पतन तक भारत में रहे, उसी के बारे में हम लोग आज 1498 में वास्को द गामा कालीकट के कप्पड़काबू बंदरगाह पर आया था। तो वास्को द गामा ने 1498 में भारत में आया। तो उन्होंने, हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को द गामा ने भारत की खोज की, परंतु भारत का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है। अतः वास्को द गामा ने सिर्फ भारत आने के समुद्री मार्गों का खोज किया था। अतः वो पुर्तगाल से यहाँ से होते हुए भारत पहुँचे थे 1498 ईस्वी में, जहाँ हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो जमोरिन जो थे यहाँ के कोचिन के शासक, उन्होंने उनका स्वागत किया था। जमोरिन ने उनका स्वागत क्यों किया? कि जमोरिन इसलिए उनका स्वागत किया क्योंकि यहाँ पर अरबवासी व्यापार करते थे भारत से, और अरबवासियों से जमोरिन को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। अतः उन्होंने सोचा कि कोई विदेशी जो है भारत में व्यापार के लिए आ रहा है, उससे ज़्यादा मुनाफा होगा। अतः इसलिए उन्होंने वास्को द गामा का स्वागत किया। तो वास्को द गामा जो थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जिसे कहा जाता है, के प्रतिनिधि बनकर के भारत आए थे। अतः वे यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सारे यहाँ के मसाले का संग्रह किया और उसे ले जा कर के अपने देश में उनको बेचा। तो आने और जाने में जितना उसका लागत हुआ वो सब घटा कर देखा गया तो उनका मुनाफा 60 गुना हो गया। अतः उन्हें एक बार के यात्रा में इतना फ़ायदा हुआ, इसलिए जो वहाँ के शासक थे वो पुनः व्यापार के लिए अपने यात्री को फिर से भारत भेजा। तो इस बार 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को भेजा गया। वो 13 जहाज़ और 1200 लोग लेकर के भारत के लिए रवाना हुए। जब वास्को द गामा यहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने जाकर बताया कि कैसे उन पर अरबवासी अत्याचार करते हैं। अतः उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पे अरबवासियों से उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। अतः वो पहले से तैयार होकर आए, इसलिए 13 जहाज़ और 1200 लोग एक बड़ा सा बेड़ा लेकर के वो भारत आए, और यहाँ पे आते ही उसने अरबवासियों से युद्ध करना शुरू कर दिया। अरबवासियों को, जो अरब के व्यापारी थे, उनको बहुत मारा, उन पर अत्याचार किया और उनके साथ युद्ध करके यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। तो वह आते ही पहले कोचिन और कन्नूर, ये 2 जगहों पर यहाँ के 2 राजाओं के पास गए, क्योंकि पहले जब वास्को द गामा आए थे सिर्फ एक ही राजा के पास गए थे। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 2 जगहों पर गए और 2 राजाओं से मिले। उन्होंने यहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया और उन्हें देखा कि यहाँ के जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वो आपस में उनका नहीं बनता है। इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके उन्होंने यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। अतः वे कम दामों पे ज़्यादा से ज़्यादा माल ले जा सके। 1502 में वास्को द गामा दूसरी बार भारत आए। वास्को द गामा का ये दूसरा यात्रा था और इसमें जो अल्बुकर्क था उनका कमांडर बन के आया। ये अल्बुकर्क 1503 में कोचिन में और 1505 में कन्नूर में अपना फैक्ट्री लगाया जहाँ से वह माल को आसानी से ले जा सके। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर फितोरिया, जो एक व्यापारिक स्थल या अड्डा था जहाँ से नौसैनिकों के लिए सामान, युद्ध का सामान आसानी से प्राप्त हो सके, इसकी स्थापना की। तो इसके बाद कोचिन और कालीकट जो है, कोचिन और कालीकट के राजाओं का शत्रुता का लाभ उठाकर मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया और इसकी अगुवाई अल्बुकर्क कर रहे थे। 1524 में वास्को द गामा फिर से भारत आए और इस बार वे वायसराय बन करके भारत आए। तीसरी बार जब वो भारत आए तब कुछ कारणों से उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई और उनका जो समाधि स्थल है वो कोचिन में ही। इस तरह से पुर्तगालियों ने देखा जो भारत से व्यापार करके उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो पुर्तगाल की स्थिति को, जो उसके पड़ोसी देश थे, यूरोप के पड़ोसी देश, उन्होंने जब देखा कि पुर्तगालियों को व्यापार में इतना फ़ायदा हो रहा है तो वो भी सोचने लगे कि क्यों ना हम भी भारत से जा कर के व्यापार करें। तो वो लोग भी
यात्रा करने लगे, भारत की तरफ कूच करने लगे, तो पुर्तगालियों को ऐसा लगा कि यदि यूरोप के बाकी देश भी जाकर यदि भारत से माल लाएंगे तो उनका मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। अतः उसने एक नीति बनाई जिसके तहत सिर्फ वो ही इस व्यापार पर एकाधिकार जमा सके। अतः उसने व्यापार पर एकाधिकार के लिए 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया और फ्रांसिस्को द अल्मेरा को प्रथम गवर्नर बनाकर उन्होंने भारत भेजा, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509 तक। ये फ्रांसिस्को द अल्मेरा जो प्रथम वाइसराय थे, उन्होंने आते ही एक नीति बनाई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। इसके तहत उसने देखा जो भारत के जो हिंद महासागर है उस पर किसी दूसरे देश का कब्जा ना हो, अतः वे अपने नौसैनिक शक्ति का उपयोग करते हुए ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया और एकाधिकार कर लिया। इस नीति के तहत, शांत जल की नीति के तहत, दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था, भारत में पुर्तगाली राज्य को स्थापित करना था। यह फ्रांसिस्को द अल्मेरा का नीति था। और वो आते ही क्या किए, दुर्ग स्थापित करना शुरू कर दिया। 1505 में उन्होंने अंजदीवा, कन्नूर और किलवा, इन 3 जगहों पर अपना दुर्ग बनाया जहाँ से स्थायी रूप से रह सके और व्यापार कर सके, अपने सैनिकों की मदद कर सके। और इस तरह से उन्होंने गुजरात, तुर्की और मिस्र, इन तीनों संयुक्त रूप से इन तीनों सेनाओं के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में उनका पुत्र भी मारा गया। लेकिन उन्होंने फिर इसके बाद 1509 में इन तीनों सेनाओं के साथ पुनः युद्ध किया और इस युद्ध में वो विजय हुए, हाँ, और अपना बदला वापस ले लिया। अब हिंद महासागर जो क्षेत्र था, इन तीनों संयुक्त रूप से हराने के बाद हिंद महासागर का क्षेत्र पूरी तरह से पुर्तगाली नौसेना का हो गया और पुर्तगाली नौसेना यहाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। अतः जो हिंद महासागर का क्षेत्र था उसका नाम बदल के पुर्तगाली सागर रख दिया गया। इतना शक्तिशाली वो अब तक हो चुके थे। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो अल्बुकर्क इसके पहले भी वास्को द गामा के समय भारत आ चुके थे, वो 1509 में से 1515 तक उनको यहाँ का वाइसराय बनाया गया और वही वास्तविक संस्थापक कहलाते थे। वास्तविक संस्थापक इसलिए उनको कहा गया, इसका मतलब हुआ कि वे और भी कुछ नया कार्य किए, यानी पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में बसाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके तहत उसने पहले 1510 बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, यानी बीजापुर में जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे युद्ध किया और गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। 1511 में मलक्का बंदरगाह को जीत लिया। 1515 में हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। वही हॉर्मुज बंदरगाह यानी जैसे फारस की खाड़ी में यहाँ पर, उसे अपने कब्जे में ले लिया, जहाँ से उसे आने नहीं दिया जा रहा था, अब वो उसके अधीन हो गया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जो पुर्तगाली वहाँ से आते हैं, व्यापार करते हैं और चले जाते हैं, और अधिक मुनाफा कमाने के लिए, स्थायी रूप से यहाँ बसने के लिए वे पुर्तगाल के वासियों को मनाने लगे कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं शादी करें और यहीं पर वो बस जाए। इसके लिए उसने विवाह नीति शुरू की, जो पुर्तगालियों भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्हें सती प्रथा पर रोक लगा दी। भारत में जो सती प्रथा व्याप्त थी उस पर रोक लगा दिया, जिससे जो विधवा औरतें हैं वो पुनः विवाह कर सके, अर्थात वो पुर्तगालियों से यदि विवाह कर लेते हैं तो पुर्तगालियों के प्रति उसका रवैया बदल जाएगा और पुर्तगाली यहाँ पर अस्थायी रूप से बस सकेंगे और उन्हें इसमें बहुत लाभ होगा। इसके बाद इसलिए जो इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि सती प्रथा को बंद कराने में राजा राम मोहन राय का अहम भूमिका था। उन्होंने इसके लिए कानून भी बनवाए थे, इसलिए अल्बुकर्क को ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी आया। यहाँ पे जो पुर्तगाली भारत में आए, इसका अभी तक का जो मुख्य लक्ष्य था वह कहा जाता है कि ये 3G पे आधारित था। 3G का मतलब हुआ, एक जी का है गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। गोल्ड अर्थात धन प्राप्ति, अतः पुर्तगाली यहाँ पर धन प्राप्ति यानी व्यापार के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा है गॉड,
उनका मुख्य जो एजेंडा था, छुपा हुआ जो एजेंडा था, वो था भारत में ईसाई मत का प्रसार करना। और तीसरा जो है ग्लोरी का अर्थ हुआ, जो पुर्तगाल में उस समय पुनर्जागरण का काल था और यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, और यूरोपवासी जो वहाँ के जो देश थे यूरोप के, सभी देश में आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा थी। अतः पुर्तगाल भी चाहते थे कि वो भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखें। इसके बाद भारत में नीनो डी कुन्हा को 1529 से 1538 तक के लिए वायसराय के रूप में भेजा गया। ये उनके लिए एक लंबा समय था। और नीनो डी कुन्हा ने आते ही 1530 में क्या किया, कोचीन से गोवा अपना कार्यालय स्थानांतरण कर दिया। पहले कार्यालय कोचीन में था, अब ये गोवा, जिसे वो पहले के जो वायसराय थे जीत चुके थे, वहाँ पर उसने कार्यालय स्थानांतरित कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने हुमायूं और गुजरात के जो बहादुर शाह थे, उनका जो मतभेद था उनका फ़ायदा उठाया, और गुजरात के बहादुर शाह ने नीनो डी कुन्हा को हुमायूं के विरोध में उन्हें आमंत्रित किया लड़ने के लिए, और इसके बदले उन्होंने 1534 में बेसिन सौंप दिया। पुर्तगालियों को बेसिन प्राप्त हो गया। इसके अलावा द्वीप पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। हुमायूं 1536 में जैसे ही दिल्ली लौट गया तो पुर्तगाली और गुजरात के लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यानी जो गुजरात के लोग थे वो पुर्तगालियों का विरोध करने लगे। इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा बहादुर शाह, और वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों और पुर्तगालियों के बीच एक दीवार खड़ा हो जाए। पुर्तगाली इस स्थिति को समझ गए और उन्होंने बहादुर शाह को अपने यहाँ बुलाया, अपने एक जहाज़ी बेड़े पर बुलाया और धोखे से उनका कत्ल कर दिया। इस तरह से बहादुर शाह का अंत हो गया। इसके बाद गार्सिया द नरहोना जो 1538 में भारत आए, इसने दमन, सल्सेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली आदि जगहों पर अपना केंद्र बनाया। यहाँ जहाँ इन सब जगहों पे अपना केंद्र पूर्ण रूप से यहाँ पे अधिकार नहीं किया, बल्कि व्यापारिक केंद्र बनाया। और श्रीलंका को भी, जिसे सिलोन कहा जाता था पहले, के अधिकांश हिस्सों पर उसने अधिकार कर लिया। 1559 में उन्होंने दमन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। 1559 के पहले दमन पर उन्होंने अधिकार किया था, परंतु पूर्ण नियंत्रण उनको 1559 में प्राप्त हुआ। इस समय तक जो है पुर्तगालियों के पास जो है 50 से अधिक दुर्ग तथा 100 से अधिक जहाजी बेड़ा था। अतः पुर्तगाली यहाँ पर बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। पुर्तगाली इतना शक्तिशाली हो गए, भारत में उनका साम्राज्य हो गया और भारत के अधिकांश हिस्सों पर उनका शासन था। अधिकांश हिस्सों पे, पूरे समुद्री मार्ग पे उनका ही राज्य था। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वह पतन का शिकार हुए, अधिक दिनों तक यहाँ पर उसके बाद नहीं रह सके। इसका जो कारण है वह है 1580 में जो है स्पेन जो था पुर्तगाल का पड़ोसी, जो उसके प्रतिद्वंदी थे, पुर्तगाल के जो प्रतिद्वंदी स्पेन थे, स्पेन का ब्रिटेन के साथ, यूरोप में अन्य देशों के साथ युद्ध हुआ और पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया। ये दोनों आपस में मिल गए, यानी पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। तो स्पेन के पतन के साथ ही पुर्तगाल का भी पतन हो गया और 1596 में डचों का आगमन हुआ। डच जो पुर्तगालियों से माल लेके ही यूरोप में बेचा करते थे, उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और व्यापार के लिए वो भी आ चुके थे। वो हालांकि भारतीय क्षेत्र में पहले नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि यदि वो सीधे भारत से व्यापार करते हैं तो उनका मुनाफा और अधिक बढ़ जाएगा। अतः 1596 में आने के बाद उन्होंने भी पुर्तगालियों से युद्ध करना आरंभ कर दिया और इस तरह से उन्होंने 1641 में मलक्का, 1658 में श्रीलंका और 1663 में मालाबार को डचों ने जीत लिया। इसके बाद 1600 में अंग्रेज का आगमन हुआ और 1612 में पुर्तगालियों से पराजित कर सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया। 1622 हॉर्मुज बंदरगाह छीन लिया, जिसे पुर्तगालियों ने जीता था। उस बंदरगाह को फिर अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया। 1632 हुगली छीन लिया। 1632 में जो उस समय शाहजहाँ का काल था, शाहजहाँ ने देखा कि ये पुर्तगाली जो है हुगली में लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं
और इनके व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः शाहजहाँ ने अपने सिपह सालार कासिम खान को वहाँ पर भेजा। कासिम खान बहुत बड़ी सेना लेकर के पुर्तगालियों से युद्ध के लिए गए। पुर्तगाली संख्या में कम थे, परंतु उनके पास बारूद और हथियार था, इसलिए वे कुछ दिन तक युद्ध किए, लेकिन वहाँ से वो चले गए। अतः हुगली भी उनसे छिन गए। 1639 में सॉल्सेट और बेसिन को मराठों ने वापस ले लिया। मराठों को वहाँ पर वर्चस्व था, अतः मराठे भी वापस ले लिए। इस तरह से देखा जाए तो पुर्तगालियों पे अब चारों तरफ से हमला होने लगा। एक तरफ से मुग़ल उन पे कर रहे थे, दूसरी तरफ से डच, अंग्रेज़ और मराठा, चारों तरफ से पुर्तगालियों पर आक्रमण होने लगा और पुर्तगालियों का साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होने लगा। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण हैं, जैसे उनका भ्रष्ट प्रशासन, सीमित साधन, धार्मिक और वैवाहिक नीति, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उस समय, डच और अंग्रेज़ यानी अन्य यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भी भारत आ रहे थे, और स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय होना, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, योग्य शासकों का अभाव, इस तरह से कई कारण था जो सम्मिलित रूप से पुर्तगालियों के पतन के लिए उत्तरदायी थे। पुर्तगालियों ने को अब तक समझ आ गया कि वे अधिक दिन तक अब भारत में राज्य नहीं कर सकते, यानी अधिक दिन तक वो एकाधिकार व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए पुर्तगाली कुछ नई नीति के साथ वापस आए और उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक नया नीति बनाया। जो विवाह नीति उसने शुरू किया था पहले, यहाँ पर भी उसने वही किया। 1661 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह अपने राजकुमारी कैथरीन मेयो से करवा दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को ऑफ़र दिया और अपने राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय से कराने का आग्रह किया और उनका शादी हो गया। और इस विवाह में उन्होंने मुंबई द्वीप को दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इनको लगा कि ऐसा करने से अंग्रेज़ उसके विरुद्ध नहीं आएंगे और वे आराम से व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने और एक जो नियम बनाया, कार्टिज अल्मेडा काफिला। कार्टिज अल्मेडा काफिला यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो हिंद महासागर में वहाँ से व्यापार करने वाले लोगों पर लगाया जाता था। तो कार्टिज का अर्थ होता है परमिट। कार्टिज मतलब होता है परमिट, यानी उसको परमिशन लेना पड़ता था, वहाँ से व्यापार करने वाले जहाज़ों को परमिशन लेना पड़ता था। पुर्तगाली इन क्षेत्रों में अब भी इतने शक्तिशाली थे कि जो अकबर जो थे, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, वो भी इन क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए परमिट लेते थे पुर्तगालियों से। चूँकि अकबर का साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, वो थे बहुत शक्तिशाली, लेकिन उनका जो नौ शक्ति था वो बहुत कमज़ोर था या ना के बराबर था। और दक्षिण भारत में वैसे भी जो है अकबर का साम्राज्य बहुत कम था, यानी उत्तर भारत तक ही वे सीमित थे। इसीलिए उन्हें भी परमिट या कार्टज लेना पड़ता था। तो इस व्यापार में जो था, जो भी इस समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे उनको एक टैक्स के रूप में पुर्तगालियों को देना पड़ता था, टैक्स। और इसके लिए पुर्तगाली उस जहाज़ की सुरक्षा देते थे और यदि ऐसा कोई ना करे तो उस जहाज़ को पूर्ण रूप से लूट लेते थे। और किसी भी तरह का व्यापार, आप यहाँ से किसी भी तरह का जो माल है उसको आप ले जा सकते थे। सिर्फ इसमें प्रतिबंधित था काली मिर्च और बारूद, यानी ये दो चीज़ का जो व्यापार था सिर्फ पुर्तगालियों का ही ये अधिकार था कि वो वहाँ से इस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी सामान यहाँ से ले जा सकते हैं। इस तरह से पुर्तगालियों का पतन हो गया, परंतु इतने सालों तक भारत में वो रहे, इसलिए इनका जो प्रभाव है भारत में पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा भारत में। जो भारत जापान का जो व्यापार का शुरुआत हुआ, यानी भारत से जापान और जापान से भारत का, इसका श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। यानी पुर्तगाली वे प्रथम थे जिन्होंने भारत और जापान के बीच व्यापार की शुरुआत की। 1540 में गोवा के सभी मंदिर को वे नष्ट कर दिए थे। उनका तो मिशन ही यही था, छुपा हुआ एजेंडा, कि यहाँ पर वे ईसाई धर्म का प्रसार करेंगे, और इसलिए उसने मंदिरों को नष्ट किया। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की उन्होंने स्थापना की। इस धार्मिक न्यायालय में जो गैर ईसाई होते थे, यदि वो ईसाई धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो उनके ऊपर
दंड दिया जाता था, उनको दंडित किया जाता था। जहाज़ निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस, इसका भी जनक पुर्तगाली को माना जाता है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला, इसकी भी शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। 1563 में औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा में हुआ। इसके अलावा जो अनानास, पपीता, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, अमरूद, लीची, संतरा, काजू, इनको भारत में दक्षिण अमेरिका या यूरोप के अन्य देशों से भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता था। इस तरह से देखा जाए तो 1498 में पुर्तगाली भारत आए और उनका जो अंतिम विदाई भारत से हुआ वो था 1961 में, यानी वो गोवा से भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद भी 1961 तक वे गोवा में बसे हुए थे और सबसे जो पहला कंपनी भारत में आया था वो पुर्तगाली थे और सबसे जो लास्ट में कंपनी भारत से गया वो भी पुर्तगाली ही थे। अतः पुर्तगाली भारत से 1961 में हमेशा के लिए चले गए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।